हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर लेक्चर नंबर 17 और आज अपन डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर एआईट्रिपल और मेंस प्रॉब्लम जो पूछी गई है लास्ट के 10 ईयर्स क्वेश्चन को। ध्यान रखिए इस चीज़ का, जो आपके पास ट्रिपल या मेंस लेवल होता है इतना टिपिकल नहीं होता है। जो आपके सिस्टम यानी कि बेसिक कंसेप्ट है उन्हीं से न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप एआईट्रिपल या मेंस के क्वेश्चन ईजी तरीके से कर सकते हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे रखा है तो उसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, डायरेक्ट, है ना। उसी से आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है मैक्सिमम वो सोल्व हो जाती है। कुछ होती है जो थोड़ी टिपिकल लेवल पे, और मोस्ट ऑफ टाइम आपके पास अगर मेंस लेवल और ट्रिपल लेवल का, हालांकि मेंस ही होता है तो इस लेवल पे अगर आपका पेपर है तो आपका जो प्रॉब्लम्स होगी वो कंसेप्चुअल बेस होगी मैक्सिमम, ठीक है। और ईजी रहती है, इतना कोई हार्ड नहीं होता कि आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा। तो जैसे मान के आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास एक चार्ज है 8 × 10⁻⁻8 कूलम, 8 × 10⁻−18 कूलम, ये चार्ज गिवन है। और आपको एक कैपेसिटर बनाना है जिसकी कैपेसिटी 100 माइक्रोफेरेड है, 100 माइक्रोफेरेड है। तो आपको निकालना वर्क डन, मतलब कोई कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेरेड का, इस पर इतना चार्ज लेना है तो आपको वर्क डन बताना कि वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻−18 कूलम ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 100 माइक्रोफेरेड, 100 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो आपसे वर्क पूछा, वर्क क्या होता है, एनर्जी होती है, यानी कि हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ Q²/2C, ये दो फॉर्मूले आपके पास। तो आपका जो वर्क होगा या एनर्जी होगी डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला कि सिंपल क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है और क्या फाइंड आउट करना है, उसी से न्यूमेरिकल डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सुन लीजिए पहले। A fully charged capacitor has a capacitance C. It is discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of specific gravity S and mass M. If the temperature of the block is raised by delta T, the potential difference V across the capacitance. क्या दे रखा है क्वेश्चन कि आप एक फुली चार्ज कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है आपको C। फुली चार्ज कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी गिवन है, C गिवन है, ठीक। अब इसको डिस्चार्ज करना है, कैसे डिस्चार्ज करें, बाय अप्लाइंग स्मॉल कोयल रेजिस्टेंस एम्बेडेड इन थर्मल इंसुलेटेड ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मास है। यानी कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस के बारे में बोल रखा है, उसका मास m दे रखा है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको s दे रखी है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज रेज्ड बाय डेल्टा T, यानी कि कैपेसिटर को जब आपने कोयल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया तो उसका जो टेम्परेचर है इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। चार ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा फाइंड आउट क्या करना है। तो हुआ क्या, जो कैपेसिटर की एनर्जी थी वो किस में जा रही है, इस वाले में जा रही है। जो कैपेसिटर को अपने C कैपेसिटर इसको किसी न किसी पोटेंशियल से चार्ज किया हो, क्योंकि लिखा हुआ कि आपका कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज इनिशियली, और इससे क्या करें, कोई रेजिस्टेंस है ना, उसके बारे में बोल रखा है। तो आपके पास होगा क्या, जो इसकी एनर्जी है और ये जो डेल्टा T टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी कि इसकी एनर्जी में कुछ डिक्रीमेंट होगा, वो एनर्जी क्या करेगी, कोई रेजिस्टेंस का डेल्टा T टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। ये आपको दे रखा है, ठीक है क्या। तो आप जानते हैं कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। और इसके लिए अगर आपको ध्यान हो ms डेल्टा T लिखते थे अपन, ms डेल्टा T, तो V स्क्वायर की वैल्यू आती है 2ms डेल्टा T/C और अंडर रूट अगर ये है तो डायरेक्ट है आपके पास। ये एनर्जी क्या हो रही है, एक से दूसरे के पास जा रही है। कैपेसिटर की एनर्जी किसका, हमारे कोई रेजिस्टेंस का डेल्टा T टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एक नेक्स्ट हो तो आपको कराया दिया कि अगर n पैरेलल कैपेसिटर्स हैं, n प्लेट्स हैं, ठीक है, n प्लेट्स होती है आपके पास, तो सारी किसमें आपके पास है, पैरेलल कनेक्शन में, तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना था n-1C, ये अपन क्लास में भी कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको क्या दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है जिसकी कैपेसिटेंस C है और डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू रेजिस्टर R, थ्रू रेजिस्टर R, यानी कि आपका जो कैपेसिटर है डिस्चार्जिंग सर्किट की बात कर रहा है, ठीक है। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C दे रखी है और उसको बोले डिस्चार्ज कर रहे हैं जिससे कोई भी रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R भी आपको गिवन है, ठीक है। अब बोला सपोज T1 इज द टाइम टेकन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर आपके पास कैपेसिटर है और एक टाइम है T1 का मतलब जब इस कैपेसिटर की एनर्जी, आप जानते हैं एनर्जी क्या होती है इसकी, हाफ CV स्क्वायर है Q²/2C, जो भी हो, हाफ CV स्क्वायर। तो उसने कहा कि T1 वो टाइम है जब इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इनिशियल एनर्जी की हाफ हो जाती है, यानी कि U/2 हो जाती है।
वो T1 टाइम है। और T2 के बारे में लिखा है, वो टाइम दे रखा है T2। इसमें क्या रखा है, जो आपका T2 इज द टाइम टेकन फॉर द चार्ज टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। T2 कौन सा टाइम है कि जो आपका इनिशियल चार्ज है, मान लीजिए Q है, इनिशियल चार्ज कितना है Q, तो ये T2 टाइम मतलब जब आपका इनिशियल चार्ज, और जो T2 टाइम में कितना हो जाता है इनिशियल चार्ज का 1/4 हो जाता है, ठीक है 1/4 हो जाता है। तो आपको T1 अपॉन T2 का रेशो बताना है। क्वेश्चन दोबारा सुनो, एक आपके पास कैपेसिटर है ना, फुली चार्ज, उसको एक रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई किया गया, तो यानी कि फिक्स डिस्चार्ज होगा। अब उसने कहा कि T1 वो टाइम है जब उसकी एनर्जी इनिशियल एनर्जी की हाफ हो जाए। इनिशियल एनर्जी आप जानते हैं हाफ CV² या Q²/2C, ये ठीक है, ये है। और T2 कौन सा टाइम है जब उसका जो चार्ज है इनिशियल चार्ज का 1/4 हो जाता है। तो आपको T1 और T2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो कैसे करोगे, आप जानते हो कि जो चार्जिंग इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, वो क्या होती है, Q बराबर Q नॉट या Q मैक्स e⁻t/RC, ये लिखा होता है। Q बराबर Q मैक्स e⁻t/RC, ठीक। और एनर्जी क्या होती है आपके पास, हाफ CV² या Q²/2C, ये होती है, ठीक। अब एनर्जी को हाफ करना है तो देखेंगे कि U/2, तो 2 से जो दोनों तरफ आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4C। Q की वैल्यू क्या होती है आपके पास, Q नॉट यानी कि Q मैक्स e⁻t/RC का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 4C। तो इसके लिए जो टाइम है ये T1 लिख दिया अपन ने, ठीक है, कितना लिख दिया T1। अब चार्ज की बात कर लेते हैं, ये चार्ज इक्वेशन है आपके पास। इस Q की वैल्यू इस मैक्सिमम चार्ज की कितनी होनी चाहिए, 1/4 है ना। तो ये कितना Q नॉट बराबर Q e⁻t2/RC, उसके लिए टाइम कितना है T2/RC। इन दोनों को आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास T1 और T2 का रेशो आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपके पास और ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है ना। U की वैल्यू है से हाफ CV², ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करो या जैसे भी आपको अच्छा लगता है मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से T1 और T2 की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। तो ध्यान रखना, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको एनर्जी के बारे में बता रखा है, जो चीज़ें गिवन है तो एनर्जी को उसके अकॉर्डिंग लिखो। जैसे हाफ CV² पर उसने चार्ज के बारे में कहा तो Q²/2C लिख दिया, और एनर्जी इनिशियल कितनी है Q²/2C, और सेकंड टाइम एनर्जी जब टाइम कितना T1 तो एनर्जी हो जाती है U/2, यानी कि U/2 करोगे तो 4C, और Q की वैल्यू आपके पास ऐसी है, तो दोनों को डिवाइड करो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा T1 और T2 का। नेक्स्ट है आपके पास कैपेसिटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, a resistor R and a 2 microfarad capacitor is in series is connected through a switch of 200 volt direct supply. Across the capacitor a neon bulb that lights up at 120 volt. Calculate the value of resistance R to make the bulb light up 5 seconds after the switch has been closed. और आपको ln 10 2.5 की वैल्यू गिवन है, log base 10 2.5 की वैल्यू गिवन है 0.4। क्वेश्चन समझ लो क्या है, कह रहा है आपके पास एक कैपेसिटर है ना, जिसका कैपेसिटेंस आपको और कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड दे रखा है, रेजिस्टर कितना है R है, ठीक है। ये लो रेजिस्टर बना दो R, ठीक है, इसकी वैल्यू, और ये 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है। अब क्या किया इसके अक्रॉस, क्या किया आपने 200 वोल्ट से सप्लाई दे रखी है, इसको कितने दे रखी है 200 वोल्ट की, यानी कि यहाँ पर बैटरी जो लगी हुई है आपके पास 200 वोल्ट की, और एक स्विच लगा हुआ है, क्योंकि स्विचिंग क्लोज के बाद 5 सेकंड की बात की उसने, एक नियॉन बल्ब लगाया, ठीक है, अक्रॉस कैपेसिटर नियॉन बल्ब, यानी कि इसके अक्रॉस का एक नियॉन बल्ब है आपके पास। और क्या होता है 5 सेकंड बाद क्या हो जाता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R टू मेक द बल्ब लाइट, यानी कि जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो 5 सेकंड बाद इस R की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाए, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इस R की वैल्यू निकालिए। टाइम दे रखा है 5 सेकंड, R C दे रखा है आपको, R दे रखा है, C दे रखा है, और वोल्टेज दे रखा है। तो फिक्स है कि आपको इक्वेशन किसकी निकाल, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, जो आपके पास डिस्चार्जिंग सर्किट है आपके पास, सॉरी चार्जिंग सर्किट है, उसकी यूज कर सकते हो आप। क्योंकि जैसे क्या करोगे, इसके अक्रॉस क्या करोगे, आप स्विच क्लोज करोगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और चार्ज स्टोर होने लग जाएगा किसमें, कैपेसिटर प्लेट पे, और 5 सेकंड बाद आपका नियॉन बल्ब क्या है उसको लाइट अप करना है। तो अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपका कह रहा है। तो आपके पास पोटेंशियल की इक्वेशन होती है
v बराबर v नोट यानी कि q बराबर q नोट लिखते हो आप, q बराबर q नोट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई आर ये लिखते हो। ठीक है, तो q को c इंटू वी ले सकते हो, तो c तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v बराबर v नोट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई आर। इस v की वैल्यू 120, तो v नोट कितना है 200, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई आर सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 12/20 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये हो गया आपके पास 6/5, सॉरी 6/10 या 3/5, तो यानी कि 3/5 उधर जाएगा ये, तो आ जाएगा आपके पास 2.5। तो ई की वैल्यू आ गई माइनस टी बाई आर सी, और इसको ले दोगे तो एलसीएम आएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2/5। ठीक है, 2.2/5 ये हो गया आपके पास। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हो आप, लॉगरिथमिक लेते हो, तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो आपके पास टी बाई आर सी इज इक्वल टू हो जाएगा ln 2/5। ठीक है, और माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा टी बाई आर सी इज इक्वल टू ln 5/2 यानी कि 2.5, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको टी दे रखा है, आपको आर निकालना, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यानी कि टी अपॉन सी ln 5/2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतने टिपिकल नहीं होगा जैसे अपन ने एडवांस सेक्शन में देखे थे, पर आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आरसी सर्किट दे रखा है आपको, क्या आपके पास combination of two identical capacitors and a resistor R and a DC voltage source of 6 volt is used in a experiment on a RC circuit. It is found that for a parallel combination the time in which the voltage of the fully charged combination reduces to half of its original voltage in 10 seconds. For a series combination, time needed to reducing the voltage of fully charged series combination by half. कि देखो ध्यान से सुनना कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, एक रेजिस्टर डीसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अब पहली बात तो कि पहला क्या कर रखा है उसने कि जब आप पैरेलल कनेक्ट करते हो, ठीक है ना, तो जो टाइम लगता है, जो उसका ओरिजिनल वोल्टेज था उसकी वैल्यू 1/2 होने पर कितना टाइम लगता है 10 सेकेंड का। अब आपसे पूछा है जब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो आपको बताना है कि इसको रिड्यूस होने में किसमें, जो ओरिजिनल जो आपके पास वोल्टेज था उसका 1/2 करना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो आपको दे रखा आरसी सर्किट है आपके पास। अब पहला तो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, इतने तरह के दो कैपेसिटर गिवन है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस गिवन है, आरसी सर्किट है। जब पैरेलल अरेंज करते हो तो जो टाइम लगता है, ओरिजिनल वोल्टेज जो दे रखा आपको कितना दे रखा ओरिजिनल वोल्टेज 6 वोल्ट ये है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो तो इस वोल्टेज का 1/2 पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 10 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब इस ये किसके लिए हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब आपको बोला कि जब इन दोनों कैपेसिटर को आप सीरीज में लगाते हो तो जो ओरिजिनल वोल्टेज 6 वोल्ट था उसकी वैल्यू को 1/2 पहुंचने में आपका कितना टाइम लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो पैरेलल में अपन जानते हैं जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना होगा C + C 2C, तो जो टाइम कांस्टेंट होता है R × C होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2RC, ये पहले का टाइम कांस्टेंट। दूसरे वाले की बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/2, तो टाइम उसके लिए कितना आ जाएगा RC/2, उसका टाइम कांस्टेंट कितना आ गया आपके पास RC/2। अब इक्वेशन आपके पास वोल्टेज की दे रखी है, तो V बराबर होता है आपके पास V नोट e की पावर T/RC। तो फर्स्ट में जो आपके पास V है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 6, ठीक है, और ये मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 6/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस टाइम दे रखा 10/RC। C की जगह कितना आपके पास 2RC। ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे की बात करते हैं आपके पास V बराबर 6 e की पावर माइनस T/RC, RC कितना है इसके लिए C/2, ये होगी सेकंड इक्वेशन और ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों को डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू भी कितनी बोल रहा है 6/2 बोल रहा है वो, हाफ पहुँचाने। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो आपका टाइम आ जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका वोल्टेज ओरिजिनल वोल्टेज का 1/2 होने के लिए
क्या वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना सी इक्विवेलेंट निकाला अपन ने, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया क्योंकि दो कैपेसिटर गिवन है। अगर एक सिंगल होता तो अपन क्या लिखते, सिंपल टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी होता है उसके पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा कितने कैपेसिटर आपको गिवन है। एक क्वेश्चन देखिए और ग्राफ से आया होता, अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से ग्राफ बना हुआ है ध्यान रखना। ये तो है आपके पास किस किस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ देखना है कुछ इस तरीके से, और ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और यहाँ जाके कंप्लीट। अब कुछ वैल्यूज गिवन है आपको, जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 21। ये तो हो गया आपके पास 5, 10, 15, 20 और 25। और टाइम दे रखा है आपको 50, 100, कोरस्पोंडिंग वैल्यूज आपके पास 5 के कोरस्पोंडिंग है 200, और पहले वाले पे 50, 100, 150, 200, 250 और 300। ये आपको ग्राफ गिवन है। यहाँ लगे एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा कहीं पे भी, है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच हो रहा आपके पास इस वाले पॉइंट पर, ठीक है ना, 5 का 20 के साथ। तो ये ग्राफ गिवन है आपको। और क्या दे रखा है इसने, दे रखा है कि आपको 4 डायग्राम्स हैं और इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू बताने की क्या हो सकती है। एक डिस्चार्जिंग सर्किट दे रखा है आपके पास इस तरीके से, यानी कि डिस्चार्जिंग सर्किट है, उसके लिए डेटा दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। अब आपसे पूछा कि इस सर्किट में द टाइम कांस्टेंट टाउ फॉर दिस सर्किट लाइज बिटवीन, यानी कि जिस भी कैपेसिटर के लिए ग्राफ दे रखा है आपको, तो उसका बताना है कि इसका जो टाइम कांस्टेंट हो किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है टाइम के साथ, वोल्टेज इक्वेशन होती है V बराबर V नॉट e की पावर माइनस t बाई आर सी, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन से लिखा अपन t बाई आर सी। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पर, तो आपको बताना किसके बीच में लाई करेगा, आप लोग एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये ग्राफ के पॉइंट देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट जहाँ पर मैच हो रहा था उसने दे रखा था एक, तो यहाँ पर यानी कि इसके कोरस्पोंडिंग मेरे को टाइम पता है कि 5 वोल्ट के कोरस्पोंडिंग 200 सेकंड का, और यहाँ पर 0 है आपके पास, तो 0 के कोरस्पोंडिंग कितना है 25 वोल्ट का। तो यानी कि मैं अगर फर्स्ट कंडीशन को लेता हूँ कि t बराबर 0 को लेते हैं, तो t बराबर 0 आपके पास v की वैल्यू क्या है 25 है, कितनी है 25। और जब आप सेकंड केस के t बराबर 250 सेकंड लेते हैं, t बराबर 250 सेकंड, तो आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 5 वोल्ट का। ये दे रखा आपको इस तरीके से। अब आपको ये बता रखा तो t बराबर 0 है, v नोट कितना है मैक्सिमम कितना 25 वोल्ट, यानी कि v नोट की वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज दे रखा आपको, ठीक। तो यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं अपन इस वाले इक्वेशन में, तो v की वैल्यू बतानी है अब आपको कितनी है 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे v की जगह 5 और v नोट की जगह कितना है 25 e की पावर माइनस t बाई आर सी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1/5 इज इक्वल टू e की पावर माइनस t बाई आर सी। दोनों तरफ लॉगरिथमिक लोगे तो आपकी इक्वेशन आएगी ln1 माइनस ln5 इज इक्वल टू माइनस t बाई आर सी। और t की वैल्यू t बाई आर सी अगर मान लो पॉजिटिव लेते हैं माइनस से मल्टीप्लाई, तो ln5 माइनस ln1 ये हो जाएगा, ठीक है क्या। अब आपको जो टाइम दे रखा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको थोड़ा सा एज्यूम करना है कि इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे, हालांकि नीट लेवल पे नहीं होगा ये होगा, तो मैथ्स क्योंकि ln की वैल्यूज वहाँ पर लॉगरिथम की वैल्यूज के वहाँ पर बताई जाए, तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा के आपको इसमें आंसर बताना है कि आपका जो टाइम आ रहा है, ठीक है, जो टाइम आ रहा है आपके पास या फिर ln 1/5, ठीक, जो भी टाइम आ रहा है आपके पास, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अपने को लग जाएगा भाई इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन थे आपके पास जैसे दे रखे हैं 150 सेकंड से 200 के बीच में, दूसरा है 0 से 50 सेकंड, तीसरा है 50 से 100 सेकंड, तो चौथा ऑप्शन है आपके पास
चौथा ऑप्शन यहाँ पे 150 से 200, तो 4 ऑप्शन है। अब आप देखो यहाँ पर आर और सी की वैल्यू की बात करते हैं, तो आपको आर और सी इसके बारे में नहीं पता, तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, T बराबर 0 की बात करेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू 25 वोल्ट निकल के आ गया आपके पास, तो क्या आएगी, क्योंकि पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 की पावर 1, तो यानी कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है T बराबर 0 25 वोल्ट है। सेकेंड टाइम आपको देगा 250, ठीक है क्या, सॉरी 200 है, 250 नहीं है, कितना है 200 है, तो आपका जो वोल्टेज है इस 200 के कोरस्पॉन्डिंग कितना है 5 है, ठीक। तो इस इक्वेशन में 5 इक्वल टू V की वैल्यू कितनी 25 तो है सी, ln सॉरी एक्सपोनेंशियल -200 अपॉन आर, ठीक है क्या, -200 अपॉन आर, तो 1/5, ठीक है 1/5 कितना हो जाएगा ये T, ठीक है ना, -RC, तो T की वैल्यू 200 है आपके पास, तो 200 इज अपॉन RC इज इक्वल टू ln 5 माइनस ln, तो यहाँ से आपका टाइम कांस्टेंट RC की वैल्यू निकालनी है, तो वो लगभग आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, दोनों को अलग अलग वोल्टेज से चार्ज कर रहा था, आपको सोल्व करना है। यहाँ पर ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे कर लिए अपन ने, तो दो कैपेसिटर हैं जिसमें 100 पहला तो 120 वोल्ट पे चार्ज हो रहा है आपके पास, और एक और कैपेसिटर है 200 वोल्ट पे चार्ज हो रहा है, ठीक। अब उसने उनको दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया आपके पास, दोनों को कनेक्ट कर दिया, और इस तरीके से कनेक्ट किया कि जो उनका पोटेंशियल है, दो कैपेसिटर C1 C2 आर चार्ज टू 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑन ईच कैन बी मेड जीरो। तो आपको C1 और C2 में रिलेशन लेके आना है, C1 C2 में रिलेशन लेके आना है कि आपके पास इस किस तरह से कनेक्शन करें या C1 C2 में क्या रिलेशन हो। तो आपके जो ऑप्शन थे वो हैं 5C1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स C2, 3C1 5C2, 3C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 0, और फोर्थ ऑप्शन है 9C1 इक्वल टू 4C2, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल को क्या लेके आना, आपको 0 लेके आना, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा आपके पास 121 इंटू सी। भाई दोनों पोटेंशियल अगर बराबर हो गए, जब कनेक्ट करोगे तो दोनों अगर पोटेंशियल बराबर, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। तो ये पूछा कि जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो आपको C1 C2 में रिलेशन बनाना है, तो ताकि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस कितना आना चाहिए 0, यानी कि इसका जो भी पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल दोनों क्या होना चाहिए बराबर होने चाहिए। तो पोटेंशियल को बराबर लिखने के लिए पहले का पोटेंशियल बात करते हैं, क्यू बराबर क्या होता है आपके पास C इंटू बी, ये होता है क्या, क्यू बराबर C इंटू बी, ठीक। अब आपकी बात करते हैं वहां पर, और V की वैल्यू क्या होगी क्यू बाई सी, ठीक है। तो चार्ज को अगर दोनों पे चार्ज की बात करते हैं कितना कितना चार्ज आ रहा है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू C1 शुड बी इक्वल टू 200 C2। तो यहाँ से कैलकुलेशन आ गया आपके पास 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी कि 3C1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 5C2। ये रिलेशन होगा कैपेसिटर्स में। तो दोनों के चार्ज क्या हो जाएंगे आपके पास, तो आपने क्या है दोनों चार्ज को बराबर कर दिया यहाँ पर, जितना चार्ज इसके बाद है उसका, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो यानी कि यहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर हो चुका है आपके पास, जितना चार्ज इस प्लेट के पास होगा उतना चार्ज इस प्लेट के पास होना चाहिए। उस कंडीशन के लिए आपके पास जो कैपेसिटर C1 है और C2 उसमें वो रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन है कि क्या दे रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो दो सर्कुलर प्लेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, दो सर्कुलर प्लेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और उसमें कहा है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 5 mm है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 5 mm, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 2.2, ठीक। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या सुन लो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 mm, है ना, सर्कुलर प्लेट से ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर प्लेट्स नहीं है आपके पास, एंड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.2, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, द चार्ज डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव प्लेट विल बी क्लोज टू, आपको निकालनी है जो पॉजिटिव प्लेट है उसके लिए चार्ज डेंसिटी ये बतानी है, यानी कि सिग्मा जो अपन एज्यूम करते थे, सिग्मा की वैल्यू बतानी है आपके पास।
ठीक है, सर्कुलर प्लेट से ध्यान रखें, है ना, रेक्टेंगुलर नहीं है, नहीं इनका क्रॉस सेक्शन होगा तो सर्कुलर एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, तो अपने को जाना है सिग्मा की वैल्यू, आप जानते हो इसके लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी क्या आती है, ये सिग्मा का था चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा क्या आपके पास चार्ज अपॉन एरिया, ये चीज़ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उसने, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के लिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। तो अपन जानते हैं कि जो सिग्मा आपके पास या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसी भी एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पर, तो उसने पॉजिटिव प्लेट की पूछी है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू पुट करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपके पास इतना सोचना ही नहीं है कि जो फील्ड दे रखा है या आपको ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है जो भी है, तो आपको फील्ड दे रखा है तो फील्ड की वजह से अपन जानते हैं जो फॉर्मूला होता है सिंगल प्लेट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये है। और पूरे की बात करें अपन, जो फील्ड दे रखा है यहाँ पर ई, ये पूरे का दे रखा है तो आपके पास जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है। ठीक है, पर डाइलेक्ट्रिक होने की वजह से जो आपके पास फील्ड आता है वो कितना होता है, सिग्मा बाई यानी कि ई बाई के, यानी कि सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। ठीक, तो ये वैल्यूज हैं, दोबारा सुन लो एक बार क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग क्लास बोल रहे हैं कि when the electric field in the dielectric अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, वहां से आपको चार डेंसिटी निकालनी है, कुल मिला के सिग्मा निकालना है। तो जब भी अपन इसकी बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई बाई के हो जाता है, तो ई की वैल्यू होती है इसके लिए पूरे के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यानी के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू। ठीक है क्या, तो इसमें वैल्यू जो आपको दे रखी है, ई दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू निकालनी, के पता ही, और ई नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, इसको पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ग्राफ का, ये भी कि आपको दो ग्राफ दे रखे इस तरीके से, किसके बीच में ये V और Q, यानी कि पोटेंशियल वर्सेस चार ग्राफ दे रखा है, ये पहले के लिए दूसरे के लिए भी। ठीक है, अब आपसे पूछा कि इनमें से कौन से कैपेसिटर का हाईयर कैपेसिटेंस होगा, यानी कि मान लीजिए जो आपके पास ए इस कैपेसिटर के लिए बना रखा है, ये बी के लिए बना रखा है, तो बताना कि ए और बी में से किस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हाई होगा। तो अपन जानते हैं Q बराबर C × V, ग्राफ इसके बीच में V वर्सेस Q के लिए, यानी कि V ये आ रहा है आपके पास और Q, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1/C। ठीक है, और C की वैल्यू बात करें तो इनवर्स। ठीक है, C की वैल्यू लिखे तो यानी कि B बाई Q इसकी स्लोप को बता रहे हैं, यानी कि 1/C क्या होगा आपके पास स्लोप, यानी कि tan थीटा, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/tan थीटा। तो जिसकी स्लोप ज़्यादा है आपके पास, पहले के लिए θ1 और ये दूसरे के लिए θ2, तो स्लोप किसकी ज़्यादा है, B वाले के ज़्यादा है, क्योंकि θ2 ग्रेटर देन क्या आपके पास θ1, यानी कि tan θ2 ग्रेटर देन हो गया आपके पास tan θ1, ये चीज़ है। तो रिवर्स आपके पास जो C है 1/, ये तो यानी कि tan θ2 ज़्यादा है। अगर मान लो डायरेक्ट होता तो आप क्या बोलते, B का कैपेसिटेंस किससे ज़्यादा होता, जिसका थीटा ज़्यादा उसके लिए स्लोप ज़्यादा तो आपके पास क्या होता है C ज़्यादा होता है। पर यहाँ पर जो रिलेशन है वो 1/, में चल रहा है, जिसमें चल रहा है 1/, के अंदर, तो आपके पास फिक्स है कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा होगा, A का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू B का, यानी C ग्रेटर देन क्या आएगा आपके पास C भी आएगा, दिख रहा है। ठीक, C ग्रेटर देन C भी। तो यहाँ से आपको बताना था किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो डायरेक्ट ही स्लोप से क्वेश्चन स्लोप चेक करो और ये आंसर हो जाता है आपके पास। ठीक, तो ये जो आपके पास इस लेवल से आते हैं इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा सोचना नहीं। आपको अगर डेटा गिवन है तो आप वहाँ से सोल्व कर सकते हो, और कंसेप्ट यूज़ करना है छोटा सा, जो फॉर्मूले आपके पास गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में दोबारा सुन लो क्या लिखा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही गिवन थी, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होता है वो K टाइम्स कम हो जाता है, तो E बाई के, और E की वैल्यू क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू पुट करिए यहाँ से सिग्मा आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये आपके पास कैपेसिटर्स के अंदर लगभग, और जो एग्जांपल्स होते हैं किस लेवल का, तो उसी टाइप के क्वेश्चन बनाने में कैपेसिटर का कैसे बनाया जा सकता है, ध्यान रखिए खुद का, फोर्स के साथ भी आ सकते हैं। तो एक और न्यूमेरिकल जो लास्ट लेक्चर में अपने किया था, उसमें चार्ज की वैल्यूज अपने डायरेक्शन रिवर्स बना ली थी, उसको दोबारा देख लो। आपके पास इस तरीके से सर्किट था, स्विचिंग प्रॉब्लम थी, कि यहाँ पर क्या था आपके पास एक प्लेन वायर बीच में, ये कितना 60 वोल्ट था और ये भी कितना 60 वोल्ट, और ये आपके पास कैपेसिटर था, मान किसी वोल्ट का नया न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ये आ गया आपके पास 12 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 12 माइक्रोफैरेड, और ये मान लिया आपके पास है 6 माइक्रोफैरेड।
ये दो कैपेसिटर्स है ना। तो आपको बताना है कि जब स्विच को क्लोज करोगे आप तो इस प्लेन वायर में से कितना चार्ज फ्लो करेगा, इस प्लेन वायर में से कितना चार्ज फ्लो करेगा। जब कनेक्शन नहीं था तब तो आपके पास सर्किट कैसा था, इस तरीके से, यानी कि ओपन सर्किट था, इस वाले में कोई चार्ज नहीं है। तो आप क्या करोगे, दोनों बैटरी की जगह एक सिंगल बैटरी यूज ले लो और दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालें तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया 3 4, यानी कि 4 आ गया आपके पास, ठीक है। और वो कितना हो गया 60 प्लस 60 यानी कि 120। तो आपका जो फाइनल डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, यानी कि 120 इसके अक्रॉस है और ये कितने का है 4 माइक्रोफैरेड का। तो चार्ज कितना था, Q बराबर C इंटू V, यानी कि 480 माइक्रोकूलम। तो चार्ज कितना गया हर प्लेट में 480 माइक्रोकूलम, यानी कि इस वाले प्लेट की बात करें तो इसमें तो कितना प्लस का 480, इस पर आएगा माइनस का 480, इस पर प्लस का 480 और माइनस का 480। ये जब नई कंडीशन की बात करोगे, लेकिन जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो आपका जो डायग्राम है ऊपर बना देते हैं, जबरदस्त। जो आपका डायग्राम है कैसा दिखेगा, ये ठीक कितने का है 6 माइक्रोफैरेड का और ये 4, यहाँ पर 60 वोल्ट और यहाँ पर भी 60 वोल्ट। अब देखो 60 वोल्ट यानी कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इसमें जो चार्ज है C इंटू V का, यानी कि 60 इंटू 4 यानी कि 240। तो इस पर कितना आ जाएगा माइनस का 240, इस पर बात करें 360 प्लस का, और इस पर कितना है माइनस का 360। ये चार्ज अब पुरानी प्लेट में देखो, यहाँ पर कितना 480 चार्ज था, नया चार्ज कितना है 240 आपके पास। तो यानी कि इस वाले प्लेट से चार्ज बाहर निकला होगा, तो कितना निकला होगा बाहर 480 माइनस 240, यानी कि 240 चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा आपके पास। कितना करेगा, यानी कि जो पहले प्लेट थी 480 की, अब देखो नई प्लेट में चार्ज कितना है 240 का। तो पहले 480 माइक्रोकूलम का 240 माइक्रोकूलम, यानी कि इस वाले सेक्शन से 240 का चार्ज बाहर निकलेगा, 240 माइक्रोकूलम का चार्ज बाहर निकलेगा। नीचे वाली प्लेट को देखते हैं, है ना। तो कितना है 360, पहले कितना था 480, तो अब कितना चार्ज बाहर निकलना चाहिए 480 माइनस 360, यानी कि हो गया 0 तो 120, यानी कि यहाँ से 120 माइक्रोकूलम चार्ज। तो पहले कितना था 480 था आपके पास, तो 480 है आपके पास, तो कितना चाहिए अब आप लोगों को 360 चाहिए, यानी कि जो चार्ज है ऊपर की ओर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की ओर इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपके पास, ऊपर की ओर चार्ज आ रहा है और यहाँ से चार्ज आ रहा है। तो फिर जब आप एंटर करोगे इसको, यानी क्लोजिंग करोगे, तो देखें कि जो एंटरिंग चार्ज है शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए आउटगोइंग चार्ज। और यहाँ से बाहर तो कितना निकल रहा है आपके पास 120 निकल रहा है ना, और यहाँ पे कितना रहा 240। तो ये हो गया चार्ज, मान लिया यहाँ से Q चार्ज आया, तो यानी कि Q प्लस 120 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 240 के बराबर होनी चाहिए, Q प्लस 120 इक्वल टू 240, ठीक है। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गया आपके पास 120 माइक्रोकूलम। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास सर्किट आता है, स्विचिंग प्रॉब्लम आती है, तो पूछ लेता है कि इस वायर में कैसे आपके पास चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा जो आप कंपेयर करो पॉजिटिव प्लेट को लेके करो। देखो यहाँ पे पहले 480 था, अब कितना है 240 है, मीन्स इस वाली प्लेट से चार्ज बाहर निकला होगा, या ऐसे भी कह सकते हो इस वाली प्लेट से कितना निकलेगा बाहर, पहले 480 था, अब 240, तो 240 माइक्रोकूलम चार्ज बाहर गया होगा। यहाँ पे कितना था माइनस का 240 और यहाँ पे कितना माइनस का 480। अगर ऐसे बोल दो कि -480 में आप 240 ऐड करोगे तो आपको माइनस का 240 मिलेगा, यानी कि इस वाली प्लेट पे चार्ज इस तरीके से। नीचे वाले प्लेट की बात करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास 480 और माइनस का 480, और अभी कितना चार्ज है 360। तो यानी कि इस प्लेट से भी क्या होगा चार्ज बाहर निकला होगा, कितना निकला होगा जितना दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 120, यानी कि यहाँ से 120 चार्ज बाहर निकला और यहाँ पे कितना जा रहा है 240 जा रहा है। तो चार्ज कहाँ से आएगा, इस वाले सेक्शन से एंटर करेगा, तो एंटरिंग चार्ज शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए आउट गोइंग चार्ज। तो यहाँ पे 120 है आपके पास, यहाँ पे 240 बाहर निकल रहा है, तो फिर से यहाँ से जो भी चार्ज क्यू आएगा तो इस चार्ज की वैल्यू प्लस चार्ज की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका क्यू की वैल्यू यानी कि इस वाले वायर में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, है ना। लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स हैं मेंस के और इजी लेवल पे आते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर करना चाहिए, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थैंक यू।